स्टूडेंट मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आईसीपीएस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग पढ़ाई कर रहे थे आईसीपीएस क्लासेस पे और लोग पढ़ाई करेंगे टेक्निकल आईसीपीएस पर। ठीक है, देखिए यार अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिकल सीरीज नंबर 11 या 12 जो भी सीरीज है, समाकलन के बाद सेकंड वाला जो सीरीज है। अभी इसके पहले हम लोगों ने समाकलन का सीरीज पढ़ा, सीरीज में हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे, पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट जो भी सीरीज नंबर 11 12 मुझे सही से याद नहीं है। ठीक है, तो यार अगर आपने इसके पहले के सारे वीडियो नहीं देखे तो सिंपल सी बात है, आप जा सकते हो हमारे सेकंड वाले चैनल पे जिसका नाम है आईसीपीएस क्लासेस। उस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है क्लास 12 मैथ सीरीज। ठीक है, तो उस पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल, आप जाकर के सिंपली वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिकल सीरीज का 11 या 12 जो भी सीरीज वाला वीडियो वो है समाकलन का पार्ट 2 पीडीओ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था समाकलन के सारे फॉर्मूले, सिंपली सारे फॉर्मूले पढ़े थे। उस फॉर्मूले पर कैसे कोई क्वेश्चन लगाया जाएगा हम लोगों ने इसकी भी अच्छी चर्चा कर ली थी और आज के वीडियो में हम उसी के आगे चलेंगे और आगे जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लगवाएंगे। देखो यहाँ पर टोटल कुल 45 क्वेश्चन लिए गए हैं और 45 क्वेश्चन यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो और इसके बाद वाले वीडियो में कवर कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समाकलन यार इतना बड़ा चैप्टर है कि इसको एक वीडियो में तो हो चुका है, इस 2 वीडियो में इसको कवर कराना इतना आसान नहीं, इसलिए इसको कवर कराने के लिए लगभग 3 वीडियो ले जाएंगे। क्योंकि यार इसी में एक निश्चित समाकलन है, तो निश्चित समाकलन को पढ़ाने के लिए कम से कम एक वीडियो उसको अकेले बनाना पड़ेगा निश्चित समाकलन के बारे में कि निश्चित समाकलन क्या होता है, निश्चित समाकलन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये समाकलन का पार्ट 2 है, इसके बाद आएगा समाकलन का पार्ट 3 और ये समाकलन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अगर आप अवकलन समाकलन और अवकल समीकरण ये सारी चीजें पढ़ लेते हो तो यहाँ से आप 44 नंबर बहुत आसानी से गेन कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन को लेते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन फर्स्ट है। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। साइज के पहले वाले वीडियो में 15 क्वेश्चन सब बता दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें हम अगले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जो अगला टाइप क्वेश्चन पूछता है वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो ये x और sin x। देखो अभी तक क्या होता है कि पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछता था यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक और ये 2 लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े ऐसे जिसमें कि 2 या 2 से अधिक लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे या 2 लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो 2 लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे वो एक ही सेम फलन थे। ठीक है, या किसी एक को मानने पे दूसरा वाला आ जा रहा था। जैसे एक क्वेश्चन वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि x 2x OX और sec x स्क्वायर। तो अगर यहां पर जो x स्क्वायर अगर हम x स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो सिंपली आ जाएगा 2x। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है, कोई फलन दिया है, कह रहा है समाकलन करो, सिंपली अगर किसी एक को मानने पे उसका अवकलन करने पे अगर दूसरा वाला आ जाता है तो बिल्कुल वहां पे मान के लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर 2 अलग अलग फलन है, जैसे यहां पर भी 2 अलग अलग फलन है, ये अलग फलन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है यानी बीजगणितीय फलन है और ये त्रिकोणमितीय फलन है। तो जब भी कोई 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करे और देखना कि एक को अगर मानने पे दूसरा, एक को मानने पे अगर उसका अवकलन करने पे दूसरा वाला आ जाता है तो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, उसको सिंपल मान के लगाएंगे। लेकिन जब 2 फलन आपस में मल्टीप्लाई करे और किसी एक को मानने पे उसका अवकलन करने पे दूसरा, मतलब मानने के बाद फिर अवकलन करना पड़ता है ना, तो मान के अवकलन करने पे अगर उसका समाकलन अवकलन करने पे दूसरा वाला नहीं आता है तो बिल्कुल अगर आप इसको इस तरह से लगाओगे तो आप बुरी तरीके से बांधने वाले हो। तो इसका एक फार्मूला होता है, जैसे हम लोगों ने इसके पहले पढ़ गया अवकलन। अवकलन में क्या होता है कि अगर 2 फलन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, 2 फलन के मल्टीप्लाई का अवकलन की मल्टीप्लाई का सूत्र होता है। मतलब कि अगर 2 फलन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके अवकलन का एक फार्मूला होता है, तो वो अवकलन में वो फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। वैसे अगर समाकलन क्वेश्चन लगा रहे हैं तो जब 2 अलग अलग फलन आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो समाकलन करने का उनका फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है फटाफट देख लेते हैं। एक होता है आइलेट, ILATE, फटाफट देख लेते हैं। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इसके अंतर्गत आते हैं साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, यानी जो इनवर्स वाले होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं इनवर्स वाले। ठीक है, एल फॉर लॉगरिथम यानी लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन के अंतर्गत 2 लोग आते हैं log x टू दी बेस e, एक e बेस वाला, एक log x टू दी बेस a, एक ये बेस वाला, एक बेस a वाला, एक बेस a वाला, 2 लोग आते हैं। ठीक है, ए माने अर्थ, ये माने क्या, ए माने अलजेब्रिक, अलजेब्रिक माने जिसमें वही x y z यानी बीजगणितीय फलन, जिसमें बीजगणित आता हो, x y z आता हो। ठीक है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री माने क्या, वही sin x cos x tan x sec x cos x। ई मतलब एक्सपोनेंशियल चर, इसके अंतर्गत 2 लोग आते हैं e के पावर x और a के पावर x। ठीक है, तो जब भी कभी 2 फलन आपस में मल्टीप्लाई करे तो उसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको आइलेट के क्रम में लिख लेते हैं।
आइलेट के क्रम में लिखने का मतलब सबसे पहले आई को लिखते हैं, फिर यल को लिखते हैं, फिर ए को, फिर टी को, फिर ई को। इस क्रम में लिखने के बाद तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे अगर यहां पर हमको इसका समाकलन करना है, वैसे क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि दिए गए फॉर्म का समाकलन करो, या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, ऐसे सिंपल समाकलन का चिन्ह लगाएगा और यहां पर dx कहेगा इसका मान ज्ञात करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका हमको समाकलन करना है। तो यहां पर दो फलन मल्टीप्लाई कर रहा है, देख लो क्रम सही है कि नहीं। क्रम क्या होता है, आइलेट का ILATE, ये पहला फंक्शन जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक माने ये फंक्शन है, और ये टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये टी। तो पहले ये होना चाहिए फिर टी होना चाहिए, क्योंकि ये पहले आ रहा है, तो पहले अलजेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है। क्रम ठीक है, देखना क्रम सही होना चाहिए। अगर क्रम सही नहीं है तो बिल्कुल आप सब उसका समाकलन करोगे उस फार्मूले से जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, तो बिल्कुल आप गलत हो जाओगे। ठीक है, देखो यार सिंपल सी बात है। अगर मान लो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक्सपोनेंशियल आता है ना, तो इसको बाद में लिखना पड़ता। समझ पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल क्रम से होना चाहिए। तो जब भी कोई दो फलन आपस में मल्टीप्लाई करे तो उनके समाकलन का फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है, ठीक है। और जब भी दो फलन मल्टीप्लाई करें तो इनके समाकलन का फार्मूला होता है, समाकलन को ऐसे लिखते हैं, इसके में लगाते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखते हैं dx। ठीक है, फार्मूला क्या होता है कि जो पहला वाला होता है पहले वाले को पकड़ लेते हैं, जो दूसरा वाला होता है दूसरे वाले का समाकलन कर देते हैं। किसके सापेक्ष, तो ये x के सापेक्ष हो रहा है तो x के सापेक्ष कर देते हैं। फिर माइनस लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं एक बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है, और बड़ा सा ब्रैकेट लगाने के बाद इस पूरे का समाकलन कर देते हैं, यहाँ पे बाहर लगा देते हैं dx। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, पहले वाले का अवकलन करते हैं, तो अवकलन माने क्या ddx, तो पहले वाले का अवकलन कर देते हैं, और ये जो दूसरा वाला है इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन कौन वाला, दूसरा वाला। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई दो फलन आपस में मल्टीप्लाई करे, दो डिफरेंट फलन मतलब दो अलग फलन आपस में मल्टीप्लाई करे, उनका समाकलन करना है, तो फॉर्मूला क्या है कि पहले को पकड़ लो, दूसरे का समाकलन कर दो, फिर माइनस एक डिब्बा बनाओ, सबका समाकलन कर दो, डिब्बे के अंदर पहले वाले का अवकलन कर दो, गुणे दूसरे वाले का समाकलन कर दो। बिल्कुल ये फंडा होता है जब भी कोई दो फलन आपस में क्या करे, मल्टीप्लाई करे। तो यहां पर देखो एक दो फलन आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, लगाएंगे सूत्र। सूत्र क्या है, पहले वाले को पकड़ेंगे यानी x को पकड़ लेंगे, और ये जो दूसरा वाला है इसका समाकलन करेंगे। समाकलन किसका, साइन x का। यहां पर dx है तो यहां पर dx कर देंगे, फिर यहां पर माइनस है माइनस कर दो। ठीक है, समाकलन करो, अंदर बनाओ एक डिब्बा और बाहर dx। ठीक है, पहले वाले का अवकलन, तो x का अवकलन करोगे डायरेक्ट करता हूं 1 आ जाएगा, और साइन x का जब अवकलन करोगे तो आएगा माइनस, समाकलन करोगे तो आएगा माइनस cos x। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हो गया x, साइन x का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, माइनस cos x। वैसे समाकलन ये वाला और ये वाला समाकलन ध्यान दे रहना, दोनों साथ में करना। ठीक है, फिर माइनस, ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस, अंदर बचेगा cos x, और cos x का जब समाकलन करोगे तो आ जाएगा sin x। ठीक है, ये हो गया समाकलन, और समाकलन करने का प्लस सी जोड़ दो। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये हो गया समाकलन। तो ध्यान दे रहना कि जब भी कोई दो फलन आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि उनके समाकलन का क्या फार्मूला होता है। तो उनके समाकलन का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समाकलन का ये जो फार्मूला होता है वो फार्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला याद होगा तभी आप उसको कर पाओगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन को आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और उस क्वेश्चन को भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल वो भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, पर वहां पर जहां पर साइन है वहां पर क्या है, कॉस है। जैसे है x cos x, करना है समाकलन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है, हल करना है। सिंपली क्या करोगे, क्रम देख लो सही है कि नहीं। तो क्रम माने क्या, क्रम होता है आइलेट का ILATE। पहले क्या है यहाँ पर अलजेब्रिक, तो ये अलजेब्रिक है। ठीक है, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक। क्रम सही है, पहले अलजेब्रिक होना चाहिए फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले अलजेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। क्रम ठीक है, आप सिंपली उस फॉर्मूले पे खोल सकते हो। तो कैसे खोलोगे, तो खोलने का सिंपल तरीका होता है कि पहले वाले को पकड़ोगे, तो पहला वाला माने क्या, ये जो पहला वाला है इसको पकड़ोगे, दूसरे वाले का करोगे समाकलन, तो ये cos x का हो जाएगा समाकलन, फिर माइनस समाकलन। उसके बाद क्या करोगे, एक डिब्बा बनाओगे, और पहले वाले का अवकलन, तो अवकलन करने के लिए ddx, ये जो x है इसका अवकलन करोगे, इनटू दूसरे वाले का समाकलन, तो cos x का समाकलन कर दोगे। इसके बाद ये डिब्बा बंद कर दोगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी समाकलन करना है। x
cos x का अगर समाकलन करोगे तो cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, sin x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, cos x का समाकलन करोगे आ जाएगा sin x और ये हो जाएगा dx, ठीक है, फिर x sin x और sin x का समाकलन करोगे तो आएगा माइनस cos x और माइनस cos x आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा साइन cos x और समाकलन करने के बाद प्लस c जोड़ देना। सॉरी मैंने एक मिस्टेक किया कि इसका और इसका समाकलन एक साथ करोगे तो बढ़िया रहेगा, ऐसा नहीं है पहले इसका करो, इन दोनों का समाकलन एक साथ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको उतार देता हूँ, इंटीग्रेशन cos x dx, अब दोनों का समाकलन सेम करो, इसे हमेशा ध्यान दे रहे ना, जब भी कोई समाकलन क्वेश्चन आएगा अगर बहुत सारे पद हैं तो सभी पदों का समाकलन एक साथ करना, ठीक है, और बाकी जो भी आएगा लास्ट में प्लस सी जोड़ देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जब भी कोई दो फलन आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो कह दे कि log x और यहां पर dx कहे कि समाकलन करो, तो यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पर केवल एक ही पद है log x, और जब एक पद है तो यार उसका समाकलन कैसे करते हैं। जैसे मान लो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो पद है, दो पद मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसका समाकलन कैसे करेंगे, सिंपली फॉर्मूला होता है, फार्मूले पे खोलेंगे, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर एक ही पद है तो इसके समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है आपको खुद नहीं मालूम है, कैसे लगाओगे। तो देखो जैसे मान लो क्वेश्चन कह दे कि tan इनवर्स x इसका समाकलन करो, तो यार tan इनवर्स x के समाकलन का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, log x के समाकलन का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, सिंपली ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ध्यान दे रहना कि अगर कोई एक पद है, खाली एक पद है, केवल एक फलन है और उसके समाकलन का फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे मान लो log x है, इसके समाकलन का फॉर्मूला नहीं होता है, tan इनवर्स x इसके समाकलन का फॉर्मूला नहीं होता है, sin इनवर्स x समाकलन का फॉर्मूला नहीं होता है, cos इनवर्स x समाकलन का फॉर्मूला नहीं होता है। तो जब भी कोई एक फलन दिया रहे उसके समाकलन का फॉर्मूला नहीं होता है तो ध्यान दे रहना कि उसमें एक से मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझ पर। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चन को इसमें एक से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक लिख दोगे और ये हो जाएगा log x फिर dx। इस एक का मतलब होता है x के पावर 0, समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी ये जो एक लिखे हो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक बीजगणितीय फलन है, ठीक है। अब यार देखो यहाँ पर दो फलन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, दो फलन मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर फॉर्मूला लगा सकते हो। तो फॉर्मूले का क्रम क्या होता है, ILATE, पहला वाला अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा वाला क्या है लॉगरिथम, क्रम देखो उल्टा हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि पहले लॉगरिथम आ रहा है फिर अलजेब्रिक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है पहले अलजेब्रिक आ रहा है फिर लॉगरिथम, तो क्रम सही करो, पहले लॉगरिथम होना चाहिए, तो पहले log x लिख लो, log x और फिर ये वाला x के पावर 0 इंटीग्रेशन और यहाँ पर dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो फलन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दो फलन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप सिंपली फॉर्मूले पर लगा सकते हो और फॉर्मूले पर रखने के बाद जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, प्लस सी जोड़ देना, ठीक है। तो आई होप कि जब भी कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से लगा पाओगे, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो ये है कि यार आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करो, या मैं आपको आंशिक भिन्नों में समाकलन करने से पहले मैं आपको एक मेथड और बता दूं, उसको बोलते हैं निरसन मेथड, क्योंकि निरसन मेथड से भी कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये निरसन मेथड क्या होता है, पहले हम लोगों ने सिंपली सीखा, पार्ट फर्स्ट में जो सीखा वो बिल्कुल एक सिंपल तरीका था। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी कोई दो फलन मल्टीप्लाई करे तो उसका समाकलन कैसे करते हैं, और इसी में एक होता है निरसन मेथड। अब ये निरसन मेथड क्या होता है, शायद अगर आपने समाकलन नहीं पढ़ा होगा तो आपको मालूम नहीं होगा कि निरसन मेथड क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि निरसन मेथड क्या होता है। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है e के पावर x और यहाँ पर दिया हुआ है sec x, ठीक है, और यहाँ पर है 1 + tan x और यहाँ पर बस, हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है इसका समाकलन करो। तो देखो निरसन मेथड क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर ex है, ठीक है, यहाँ पर कोई फलन है और प्लस इसी फलन का यहाँ पर अवकलन किया गया, तो f(x) का अवकलन क्या हो जाएगा f'(x), ठीक है। और जब भी इसका समाकलन करने के लिए कहा जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, ये जो e के पावर x आ जाता है, और ये जो f(x) है वही f(x) आ जाता है, और यही हो जाता है आंसर, ठीक है। तो ध्यान दे रहना जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आने का मतलब जब भी
e के पावर x दिया रहेगा तो वहां पे गेस करना कि बिल्कुल यार यहाँ पे निरसन मेथड हो सकता है, क्योंकि e के पावर x में ही क्या होता है, निरसन मेथड लगता है। अगर e के पावर x नहीं है तो निरसन मेथड नहीं लग सकता है। ठीक है, तो देखो पहले क्या निरसन मेथड लग सकता है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पर लिख दो dx। ठीक है, बाहर क्या है ex है तो ex को बाहर रहने दो, तो ex को बाहर रहने दो, बाकी ये अंदर भेज दो, जो बाकी जो बच रहा है अंदर भेज दो, तो ये sec x अंदर जाएगा, तो sec x अंदर चला गया, बीच में प्लस है, प्लस कर दो, इसको भेज दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा dx। सबसे पहले हमको ये देखना है क्या ये निरसन मेथड पे है, तो निरसन मेथड पे ये होगा तो कैसे मालूम चलेगा कि निरसन मेथड पे है कि नहीं है, तो सिंपली मालूम चलेगा कि ये जो fx है इसी का अगर ये वाला अवकलन है तो कहेंगे ये बिल्कुल निरसन मेथड पे है। तो देखो ये इसका अवकलन करने पे अगर ये वाला आ जा रहा है तो बिल्कुल कहोगे ये निरसन मेथड पे है। तो कहोगे चूंकि d/dx ये पहला वाला माने क्या sec x, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा sec x इंटू tan x। तो बिल्कुल जो पहला वाला है इसका अवकलन करने पे ये दूसरा वाला आ जा रहा है, तो यहां पर लगेगा निरसन मेथड, क्योंकि पहले वाले का अवकलन करने पे दूसरा वाला आ जा रहा है। तो इसका अवकलन करने पे ये वाला आ जा रहा है, तो कह सकते हो निरसन विधि से। और निरसन विधि क्या कहता है, निरसन विधि ये कहता है कि ये जो e के पावर x है ये, और यहां पर जो लिखा है वो यही हो गया आंसर, बस ये हो गया आंसर। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो यार सिंपली जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो e के पावर x को बाहर रखना है, बाकी सबको अंतर भेज देना है, फिर देखना है कि यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है क्या इसका अवकलन करने पे ये वाला आ जा रहा है। जब भी इसका अवकलन करने पे ये वाला आ जाएगा तो कहोगे निरसन विधि से, तो समझ जाओगे कि निरसन विधि है, कहोगे निरसन विधि से आंसर क्या आ गया e के पावर x, और बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आ गया आंसर। ठीक है, तो जब भी निरसन मेथड से कोई निरसन विधि से कोई क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आप पहले पहचानोगे कि क्या है निरसन मेथड पे है कि नहीं है। बाकी यार इसको अगर सही से सॉल्व करना है तो उसको भी सॉल्व करवा दूंगा, पर करने का कोई भी मतलब नहीं। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है सिंपली आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर आपको निरसन मेथड अच्छे से पढ़ना है तो आप जा सकते हो, हमारे समाकलन में मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया निरसन मेथड क्या होता है, सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से लगाया, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, सिंपली जब भी निरसन मेथड के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले ऐसे ही लगाओगे, ex को पकड़ लोगे, बाकी सबको अंदर भेजोगे, देखोगे क्या पहले वाले के, देखो ध्यान रखना पहले, अब कोई जरूर नहीं कि इसी का अवकलन करने पे ये आ जाए, हो सकता है कि इसका अवकलन करने पे ये आ जाए। तो जब इसका अवकलन करने पे ये आ जाएगा तो पहले इसको लिख लेना, फिर इसको लिख लेना, समझ पा रहे हो, फिर लगा देना निरसन मेथड। लेकिन अगर देखो इसका अवकलन करने पे अगर ये वाला आया तो ये वाला पहले रहेगा, ये वाला बाद में रहेगा। अगर इसका अवकलन करने पे ये वाला आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला पहले रहेगा, मतलब जिसका अवकलन करने पे दूसरा वाला आए तो जिसका अवकलन करने पर आए वो पहले रहेगा, और जो आए वो बाद में रहेगा, क्योंकि यहां पर देखो जो फलन है वो पहले और जो अवकलन करने पे आए वो बाद में। ठीक है, बाकी आंसर क्या रहेगा, तो e के पावर x यहाँ पे जो फलन है वो उन्हीं का गुणा कर दो, बाकी जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया, और प्लस इसमें जोड़ दो, इसके बाद जो भी आए वो हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं यार 2-4 नंबर के, तो आई होप कि आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना। तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, और यहां से बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करो। वैसे आपको ये नहीं कहेगा कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करो, क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको खुद से पहचानना होगा कि आंशिक भिन्नों द्वारा अवकलन कैसे करना, समाकलन कैसे करना है। तो क्वेश्चन आंसर की आप पहचानोगे कैसे कि इसका आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है। तो देखो यार पहचानने का सिंपल तरीका है कि नीचे जो होता है, नीचे जैसे मैं कह दूं 3x + 2 x + 2 x + 3, अगर नीचे कुछ ऐसे गुणा टाइप के हैं, अगर दो बंदे गुणा कर रहे हैं तो सिंपली आप समझ जाओगे कि इसको हम लगाएंगे किस बेस से, इसको हम लगाएंगे आंशिक भिन्नों द्वारा बदल के, क्योंकि जब नीचे 2 या 2 से ज्यादा लोग रहेंगे तभी तो उसको आंशिक भिन्नों में बदल सकते हो। सिंपली यार यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जब नीचे 2 या 2 से अधिक लोग मल्टीप्लाई करें तो इसका तब समझ जाओगे कोई 2 बंदा है, 2 या 2 से अधिक बंदे हैं, तो समझ जाओगे तुरंत कि इसको आंशिक भिन्नों द्वारा लगाना है। ठीक है, तो यार इसमें लगाने का तरीका क्या होता है, तो लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। देखो अगर ये 2 अलग अलग लोग हैं, जैसे यहाँ पर ये 2 बंदे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 अलग अलग लोग हैं, तो इनको आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए सिंपली क्या करोगे, ये यहाँ पर लिखोगे a और बटा ये जो पहला वाला है इसको लिख दोगे x/2, और फिर यहाँ पे प्लस लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे b, और ये जो दूसरा वाला है उसको लिख दोगे। ठीक है, बस मैं अभी आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे आप उसको तोड़ोगे। ठीक है, फिर कैसे हल करोगे अभी मैं क्वेश्चन एक लेता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। लेकिन जैसे मैं कह दूँ 3x + 2 और x + 2 का होल स्क्वायर,
यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर दो लोग हैं और दो अलग अलग लोग आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब दो अलग अलग लोग, देखो सेम सेम लोग नहीं, जब दो अलग अलग लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इस प्रकार तोड़ोगे। अगर 3 लोग करते तो यहाँ पर लिखते प्लस सी और जो तीसरा वाला होता उसको यहाँ पे लिख देते। अगर 4 लोग होते तो लिखते प्लस डी, जो चौथा वाला होता उसको वहां पे लिख देते। लेकिन अगर जो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो एक ही बंदा बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हो तो उसको आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ते हैं, पहले ये देखो। जैसे ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या है कि एक ही बंदा यानी x प्लस 2 जो एक बंदा है वही बार बार खुद से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब एक ही बंदा खुद से मल्टीप्लाई करे तो इसको आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए सिंपली यहां पर लिखोगे a और ये लिखने के बाद एक बार इसी को लिखोगे x प्लस 2, क्योंकि इसका मतलब होता है x प्लस 2 और गुणे x प्लस 2। यहां पर x प्लस 2 से ही गुणा कर रहा है, तो ये हो गया। इसके बाद लिखोगे प्लस b और फिर दोबारा x प्लस 2 को नहीं लिखोगे बल्कि लिखोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां पे खुद ही से खुद ही मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर यहां पर 3 होता तो इसका मतलब कि x प्लस 2 एक बार और है, तो फिर करने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट लिखोगे c और बटा यही चीज लिखोगे x प्लस 2 पर यहां पर 3 घात, 4 घात हो तो प्लस यहां पे अगली बार 4 घात लिखते हैं। तो इस तरह इसको लिखते हैं। जब भी कोई सवाल दिया हो तो पहले कैसे पहचानेंगे कि इसको आंशिक भिन्नों में, इसको आंशिक भिन्नों से लगाना है, पहले देखना नीचे कई लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अलग अलग लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको ऐसे तोड़ोगे, लेकिन अगर सेम सेम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको ऐसे तोड़ोगे। अब क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, तो मैं एक क्वेश्चन को लेता हूं और उस क्वेश्चन को लेकर के आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लगाओगे, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन जो है, देखो वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल आंशिक भिन्नों की तरह, मतलब आप देख के नहीं पहचान पाओगे आंशिक भिन्नों की तरह है, लेकिन आप इसको लगाओगे तो आगे आपको एक स्टेप मिलेगा कि अच्छा इसको आंशिक भिन्नों की तरह लगा सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन dx और बटा x और ये है log x माइनस 1, फिर यहां पर है log x प्लस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। बाकी dx यहां पर है तो dx को आप यहां पे 1 कर सकते हो और यहां पर dx लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए जो ये फलन दिया हुआ है, इस फलन का हमको करना है क्या, समाकलन। तो इस फलन का समाकलन हम कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है यार। देखो सबसे पहले क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मान लेने पे क्या कोई दूसरा वाला आ सकता है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट था, उस पार्ट फर्स्ट में अच्छी तरीके से समझाया था कि जब भी बहुत सारे फलन दिए रहे तो क्या 100% मतलब पूरा का पूरा यही प्रयास करो कि जब वो फलन दिए रहे तो उनमें किसी एक ऐसे फलन को लो जिसको मान लिया जाए कुछ, उसका अवकलन करने पे अगर दूसरा वाला आ जाए तो सिंपली उसको पहले मान लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर log x को मान लोगे कुछ तो अवकलन करोगे तो क्या होगा, दूसरा वाला 1/x आ जाएगा। जैसे समझते रहो, देखते रहो, अभी सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर क्या है, log x है और log x बराबर आप मान सकते हो t, ठीक है। बाकी ये x के सापेक्ष हो रहा है तो x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, तो इसका अवकलन करोगे तो आएगा 1/x और t का अवकलन करोगे तो dt/dx आएगा। ऐसा करने का मेन उद्देश्य dx की वैल्यू निकालना है, तो dx की जब वैल्यू निकालोगे तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x dt, ठीक है। इसके बाद इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x को ऐसे ही रहने दो, log x की वैल्यू वहां पर क्या माना गया है t, तो यहां पर हो जाएगा t माइनस 1। log x की वैल्यू t है तो यहां पर हो जाएगा t प्लस 1 और dx की वैल्यू क्या निकला है x dt, तो यहां पर क्या हो जाएगा x dt, इससे ये कट जाएगा और इसके बाद क्या हुआ इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 और यहां पर क्या है t प्लस 1 और यहां पर क्या है dt है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारा ये था लेकिन ये कन्वर्ट हो गया इस रूप में। आप कैसे क्वेश्चन पहचानोगे कि ये आंशिक भिन्नों के रूप में दिया है, इसको कैसे आप पहचानोगे कि इस क्वेश्चन को आंशिक भिन्नों में तोड़ करके इसको हल करना है। तो पहचानने का सिंपल तरीका है कि नीचे 1, 2 या 2 से अधिक लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 या 2 से अधिक लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपली पहले ये जो क्वेश्चन है इसको आंशिक भिन्नों में बदल दोगे और बदलने के बाद फिर सॉल्व करोगे, तो कहोगे चूंकि अब इधर जो पूरा काम हो रहा है इसको आंशिक भिन्नों में बदलने का काम हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहोगे, ये जो लिखा हुआ 1/t माइनस 1 और ये t प्लस 1, यहां पर ये जो मैं कर रहा हूं यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे अगर कोई फलन दिया है तो उसको आंशिक भिन्नों में कैसे बदलोगे।
तो बदलने के लिए सबसे पहले ये करोगे। तरीका मैंने क्या बताया कि पहले आप ये लिखोगे और ये लिखने के बाद जो पहला वाला है इसको यहाँ पे लिख दोगे t-1, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लिखोगे, फिर यहाँ पर b और बटा जो दूसरा वाला है उसको लिख दोगे, तो ये हो जाएगा t+1, ठीक है। चूंकि दोनों लोग अलग अलग हैं इसलिए किसी पे स्क्वायर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर 1 है और ये नीचे क्या है t-1 और ये है t+1। बाकी आप देखते जाओ, सारी चीज़ें जो है अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। इसमें फिर क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा, तो ये हो गया t²। या सिंपली अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया t-1 और ये हो जाएगा t+1, ठीक है। इसका इसमें भाग करोगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा t+1, बीच में प्लस है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा v, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा t-1। इस पूरे से ये पूरा कट गया, यहाँ पर 1 है, ठीक है। बाकी अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा at, ये हो जाएगा a करने में ये, और ये हो जाएगा bt, और ये हो जाएगा -b। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 1 है तो 1 कर दो, t का इसका इसके साथ कनेक्शन करोगे तो यहाँ पर t कॉमन हो जाएगा, t कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a प्लस यहाँ पर बचेगा v। फिर जिसके पास t नहीं है उनको एक पास कर लो, a और b के पास t नहीं है तो इनको पास में कर लो a - b, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा इधर हटाते हैं इसको, यहाँ पर dt है, ये ध्यान दे रहे हैं ना, ठीक है। देखो यहाँ पर इस रूप में लिखा है, इसको भी इस रूप में लिखोगे तो कैसे लिखाएगा, तो यहाँ पर देखो ये संख्या है, इसके पास t नहीं है, फिर t के पद में होना चाहिए इधर, तो t तो है नहीं इधर, तो इधर 0t कर सकते हो, क्योंकि जब गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ से गायब हो जाएगा। ऐसे इसलिए किया गया कि जिससे हम लोग कंपेयर कर पाए। देखो इसके पास t है तो इसके पास t है, तो इसके बगल में 0 है तो इसके बगल में ये है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी a + b = 0, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, यहाँ पर 1 है तो ये पूरा इस 1 के बराबर हो जाएगा, तो a - b बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो a ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा बराबर -b। यहाँ पर क्या देख रहे हो, a जो ये -b हो किसके बराबर, a के बराबर है, या सिंपल सी बात है a बराबर क्या है -b, तो ये के स्थान पे आप -b कर दो, और ये -b बराबर क्या 1, -2b और -b बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बराबर -3b बराबर 1, और b बराबर क्या आएगा -1/3। तो b की वैल्यू -1/3 आ गई, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। b की वैल्यू इसमें रखोगे तो कह सकते हो b का मान यहाँ पे रखने पर, या कह सकते हो चूंकि, या सिंपली b बराबर क्या है, b बराबर है ये, तो ये बराबर क्या हो गया 1/3, इससे ये कटेगा, a की वैल्यू 1/3 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई -1/3, क्योंकि b की जो वैल्यू है b बराबर क्या हो जाएगा ये, तो b के हिसाब में मैंने माइनस रख दिया। तो इस तरह आंशिक बिंदु में ऐसे ही मतलब अभी बदलाया नहीं गया है, अभी सिंपली क्या किया गया है, इसको सॉल्व करके a और b का मान निकाला गया है। तो सिंपली आपको सॉल्व करके a और b का मान निकालना है, और जब a और b का मान निकल जाएगा तो इसके बाद a और b का मान उठा के यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आप लगाओगे। देखो इतना करने के बाद आप नीचे उतारोगे इसको, इंटीग्रेशन 1/, ये जो लिखा हुआ है t-1, इतना बराबर क्या हो गया, ये हुआ कि नहीं, इतना बराबर ये हुआ, इसके स्थान पे आप इतना लिख सकते हो ना, तो बिल्कुल, तो इसके स्थान पे ये लिखा जाएगा। तो ये लिखने का क्या मतलब है, a बटा t-1 और प्लस b बटा t+1, इसको बंद करोगे, यहाँ पर dx लिखोगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में a और जो b की वैल्यू यहाँ पर रखोगे। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू कहाँ गया, a की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे रखोगे 1/3, 3 नीचे आएगा। b की वैल्यू क्या है -1/3, तो यहाँ पे -1/3 रखोगे तो -1/3, 3 आ जाएगा नीचे, और प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। एक बार ये इसके पास जाएगा, एक बार इसके पास जाएगा, दोनों का समाकलन करेंगे, तो जब ये इसके पास जाएगा तो 1/3 बाहर निकल आएगा, ठीक है। वैसे 1/3 सब में क्या है बाहर निकाल लो, तो इंटीग्रेशन 1/, ये है t-1 और यहाँ पर क्या है
यहाँ पर dx नहीं है, सॉरी, यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर dt है, तो यहाँ पर dt कर दोगे। ये इसके पास जाएगा तो ये dt हो जाएगा, माइनस इसका समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन 1/t+1 और ये हो जाएगा dt। इसको आप सिंपली बंद कर सकते हो। इसके बाद 1/x और 1/x का जब भी आप करते हो समाकलन तो 1/x का समाकलन क्या होता है log x। तो 1/t 1/x का समाकलन हो जाएगा log x। x माने ये पूरा क्या है t-1 है। फिर क्या करते हैं, नीचे वाले का अवकलन करोगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, फिर उससे भाग किया जाता है, तो भाग करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। माइनस 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा log x। x माने ये जो लिखा हुआ है t+1, फिर इसका अवकलन करोगे 1 आएगा, भाग करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इतना हो गया, ठीक है। और प्लस सी जोड़ सकते हो, ठीक है, प्लस सी जोड़ दो। बाकी टी की वैल्यू जो वहां पे हमने माना था, टी की वैल्यू क्या माना था, टी की वैल्यू log x था, तो टी के सर में log x रख दो। log x रखने के बाद देखो ये log, या सिंपली एक स्टेप अगर हम आगे बढ़े तो ये स्टेप जब आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 और ये log a माइनस log v क्या होता है फॉर्मूला log a/v। तो ये माने ये पहला वाला t-1 और b माने दूसरा वाला ये t+1, ठीक है। इसको सिंपली से बंद कर दो, प्लस सी यहाँ पे जोड़ दो। t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू जो भी माने थे उस t के सर में रख दो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि जब भी कोई क्वेश्चन आंशिक भिन्न वाला आएगा तो उसको आप सिंपली लगा सकते हो। अब एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में और आया है आंशिक भिन्नों से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, सिंपली पहले उसको उतारते हैं और फिर देखते हैं। देखो यार, यहां पर जो मेन है, ठीक है, आंशिक भिन्न में मेन चीज ये है कि क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे उसको आंशिक भिन्नों में हम बदलेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो रिलेटेड है आंशिक भिन्नों से, वो क्वेश्चन क्या है, तो उस क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन है e⁻x और बटा 1 + e⁻x, ठीक है, और ये 2 + e⁻x, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो है ना आंशिक भिन्न वाले, यार जितने भी क्वेश्चन दिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल छुपा रुस्तम है, मतलब डायरेक्टली वो नहीं बोल रहा है, मतलब दिखने में नहीं लग रहा है कि इसको आंशिक भिन्नों में ही करना है, लेकिन एक्चुअली में उसको आंशिक भिन्नों में ही करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो वैसे यार ये भी क्वेश्चन देख के लग रहा है कि दो लोग मल्टीप्लाई करें तो आंशिक भिन्नों में ही करना है, लेकिन पहले पूरा प्रयास करो कि उसको मानने, जहां तक मानने की संभावना हो उसको मान लो, और मानने के बाद फिर आगे बढ़ो तो काफी बेहतर रहेगा। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इसका समाकलन करना है, तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, e⁻x को कुछ मान सकते हो क्योंकि ये कुछ अजीब दिख रहा है, e⁻x को बराबर t मान सकते हो, करोगे अवकलन तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही आएगा, और ये dt अपान क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष करना है, क्योंकि यहाँ पर x है। dx की वैल्यू निकालोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/e⁻x, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया है या नहीं बताया तो जान लो, e⁻x वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें e⁻x को कुछ मान लिया जाता है, इसे मानने से क्या होता है क्वेश्चन आसान हो जाता है। फिर देखो ऊपर है e⁻x और बटा नीचे है क्या 1 + e⁻x को क्या माने हो t, और नीचे है 2 + e⁻x को क्या माने हो t, और यहाँ dx की वैल्यू क्या है, तो dx की वैल्यू निकाले हो dt अपान क्या आया है e⁻x, इससे ये कट गया, इंटीग्रेशन 1/1 + t, और ये क्या है 2 + t, और यहां पर है dt। बिल्कुल यार ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन, इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा बिल्कुल ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया है। तो उस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे लगाया, सिंपली इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही लगा सकते हैं। कैसे, तो इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं। आंशिक भिन्नों में तोड़ने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करोगे, ये जो 1/1 + t और ये क्या है 2 + t, इसको बराबर मानोगे a बटा, चूंकि दोनों अलग अलग हैं तो पहले a बटा पहले वाले को लिखो 1 + t फिर प्लस b, और बटा जो दूसरा वाला है उसको लिखो 2 + t। बाकी इसको एलसीएम लो, फिर कंपेयर करो, a और b की वैल्यू मान निकलेगा। तो a और b का मान निकलने के बाद फिर क्या करोगे, लास्ट में इसके बाद इसी को उतार, और यार a और b का जब मान निकलेगा तो उठा के यहीं पे रख देना। तो जैसे मान लो a की वैल्यू आ गई 2, मान लो b की वैल्यू मान लो आ गई 3, ठीक है। तो इसी वैल्यू को, क्योंकि इतना बराबर ये आया है ना, इतना बराबर ये आया है, तो इसके इतना बराबर ये है तो इसके स्थान पे ये लिख सकते हो। तो यहां पर क्या है, जो ये है, इसके बाद जब हल करके यहां पर a और b का मान रख दोगे तो जो भी आएगा उठा के इसमें रखोगे, तो इंटीग्रेशन
इसके साथ भी ये क्वेश्चन तो मैं अंजादी मान लिया हूँ ए और बी का मान 2 3, लेकिन आप हल करोगे ए और जो बी का जो मान आएगा उसको आप यहाँ पे रखोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटा, यहाँ पर क्या है 1 प्लस टी, और प्लस ये क्या है 3 बटा 2 प्लस टी, और यहाँ पर क्या है डी टी। सिंपली एक बार इसका समाकलन करना, एक बार इसका समाकलन करना, समाकलन करने के बाद जो आएगा प्लस सी छोड़ देना और टी की जो वैल्यू उठा के रख देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक टाइप के क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आप उसका जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो आप बुरी तरीके से बाजने वाले हो। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट कि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको आप कैसे लगाओगे। तो क्वेश्चन क्या है देख लो यार। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो, जब भी हमको करना है इसका समाकलन, तो उसका समाकलन हम कैसे करोगे, ध्यान देना कि जब भी बटे के रूप में दिया हो और नीचे जितना घात हो उतना घात ऊपर भी हो, तो क्या करते हैं ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग करते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल, ऊपर क्या है मैक्सिमम घात 2 है, नीचे भी क्या है मैक्सिमम घात 2 है। तो जब भी यार घात सेम आ जाए, 2 घात आ जाए, 1 घात आ जाए, तो क्या करेंगे, वैसे 1 घात आएगा तो मतलब नहीं है, 2 घात वाला आएगा, अक्सर 2 घात या 4 घात वाला आएगा, तो सिंपली क्या करोगे ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग करोगे। तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है एक्स स्क्वायर, समझोगे बता रहा हूं, इसमें भाग करोगे नीचे वाले से, नीचे वाला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो भाग जैसे करोगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर एक बार लेके जाओगे तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा करोगे माइनस 5x, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 6, घटाओगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसी ये कट जाएगा। यहाँ पे हो गया 5x और माइनस m से एक जाएगा तो ये हो गया -5, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो आएगा x माइनस 5, या रहने दो 5x माइनस क्या हो गया 5x माइनस क्या हो गया 5 हो गया। आई होप कि इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब जैसे मान लो कि मैं कह दूं 51 में भाग करो 5 का, तो 5 दाएं 50 और 1 बचेगा। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान देना। 50 में क्या 51 में क्या किया 5 का भाग किए हैं, तो 5 नीचे होना चाहिए, तो सिंपली 5 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, और ये जो 10 यहां पर आया है 10 को यहां पे लिखेंगे और 1 को यहां पे लिखेंगे। 10 सही 1/5, या इसी को लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 10 प्लस 1/5, क्योंकि बटा 1 करेंगे जब इसका हल करेंगे तो आएगा वही 51/5 ही आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे 51 में 5 का भाग कर रहे हो, इसका मतलब 51/5 है। तो सेम जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो वैसे इसको भी लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, तो जो इधर वाला है यानी जो 1 है उसको यहां पे लिखोगे 1 प्लस, ठीक है। फिर 51 को ऊपर लिखा गया है, तो वैसे ये वाला जो चीज है ये वाला नहीं ये क्या लिखा गया है यहां पे देखो 10 प्लस 1 माने क्या, अरे इधर देखो कहाँ है 1 माने ये जो नीचे आया वो, तो वैसे जो यहां पर आया हुआ है इसको यहां पे लिखेंगे 5x माइनस 5 और बटा 5 माने जिससे भाग कर रहे हो उसको नीचे लिखा गया है, तो जिससे भाग कर रहे हो उसको नीचे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आई होप यार कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः देख लो। सिंपल, जब घात सेम रहेगा तो सिंपली क्या करोगे, भाग करोगे, और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको यहाँ, जो भागफल आएगा उसको यहाँ पे लिखोगे प्लस, ठीक है। जितना शेषफल आएगा उसको ऊपर लिखोगे और जिससे भाग कर रहे हो नीचे लिखोगे, इतना करोगे, ठीक है। अब चूंकि हमको इस क्वेश्चन का समाकलन करना था तो यहाँ पर लिखेंगे dx, ठीक है। समाकलन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे dx। अब एक बार इसका समाकलन, तो इंटीग्रेशन ये हो गया 1 और dx इसके पास जाएगा, प्लस इसका समाकलन तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऊपर क्या है 5x माइनस 5 और बटा इसका जब गुणनखंड करोगे तो आई होप यार कि आपको गुणनखंड करना अच्छी तरीके से आता होगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करोगे तो आएगा x माइनस 3 और आएगा x माइनस 2 और यहाँ पर dx, ठीक है। वैसे 1 का मतलब हो जाएगा x के पावर 0, तो x के पावर 0 x के पावर n 0 को आप समाकलन कर सकते हो x के पावर n का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। सिंपली ये जो है इसका समाकलन आप कर सकते हो बहुत ही आराम से।
बाकी इसका समाकलन कैसे करोगे, तो बिल्कुल इसको आंशिक भिन्नों में आप तोड़ सकते हो। यहाँ पर दो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंशिक भिन्नों में तोड़ के इसका समाकलन कर दोगे। तो इस तरह जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करोगे। अब मैं आगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आंशिक भिन्नों में तोड़ के हल करना मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखा दिया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से लगा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दे रहना कि जब भी कोई दो फ्रेंड आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो उसको कैसे लगाना है आप अच्छी तरीके से सीख गए हो। और जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आंशिक भिन्नों में दिया रहेगा तो उसको भी आप आसानी से लगा सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा जो निरसन मेथड पे बेस्ड रहेगा तो उसको भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ टाइप के और क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यार, जो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में क्या, पहले तो मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो उसको आपको हमेशा ऐसे ही लगाना है जो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन यार बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन है डी थीटा बटा बी कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे दिया है, कह रहा है जहां ए और बी क्या है, कोई अचर है। अचर का ये मतलब है कि ये और बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब ए के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो सकता है। बी के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकता है, 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो समाकलन कैसे करते हैं, तो समाकलन करने का सिंपल सा फंडा, जो यहां पर लिखा हुआ है, जो यहां पर लिखा हुआ है उसको पकड़ेंगे। यहां पर जो लिखा है ए का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। जो यहां पर लिखा है उसको यहां पर लिख दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। या सिंपल सा, हाँ ये पहला वाला क्या हो गया, अरे ये इसका वर्ग करोगे तो ये स्क्वायर, दूसरे वाले का वर्ग करोगे तो बी स्क्वायर, बाकी जो आएगा इसका वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने के बाद फिर क्या करोगे, इसी से नीचे भाग कर देना है। तो अगर नीचे भाग कर रहे हो तो गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि गुणा भाग अगर दोनों एक काम एक साथ नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। जैसे ये 10 है, 10 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 से 3 में भाग करना पड़ेगा, तभी ये कट के 10 ही बचेगा। वरना खाली मल्टीप्लाई कर दोगे या खाली भाग कर दोगे तो उसके मान में क्या होगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, सिंपली लिखोगे इंटीग्रेशन। अगले वाले पॉइंट में यहां पर डी थीटा है, डी थीटा रहे दो बटा ये जो चीज है इसको आप वैसे इसका वर्ग की जोड़े वर्गमूल निकाले, इसे क्या करना है, इसमें भाग करना है। तो भाग करोगे तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा बटा, एक बार इसमें भाग फिर इसमें भाग, बटा रूट में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस एक बार इसमें भाग करोगे इसका, तो ये है ए साइन थीटा और बटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो गुणा की हो, क्योंकि सॉरी भाग की हो, तो भाग करने का मतलब कि एलसीएम लोगे तो फिर नीचे यही बचेगा। अब इसे भाग की हो तो इससे गुणा भी कर दो, नहीं तो इसके मान में बहुत बुरी तरीके से परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो गुणा कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, एलसीएम लोगे तो फिर यही आएगा, इसी ये कट जाएगा तो फिर इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो डी थीटा है इसको उठा के यहाँ पे कर दो और यहाँ पर 1 कर दो, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो पहले इसको ऐसे कर लेना है। अब कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर ए और बी दिया है वहां पर ए और बी ही दिया हो, ए और बी के स्थान पे कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ए और बी के स्थान में कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप ये जो पहला वाला है इसको मान लोगे साइन थीटा, यानी बी रूट में इतना बड़ा इतने को बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मान लोगे साइन अल्फा, इसको मान लोगे साइन अल्फा। जो सेकंड वाला है इसको मान लोगे कॉस अल्फा। ये ए बटा इतना माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको मान लोगे कॉस अल्फा। जो पहला वाला है इसको मान लोगे साइन अल्फा, जो ये सेकंड वाला है इसको मान लोगे कॉस अल्फा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको अपने माइंड में बैठा लो, अपने भेजे में बैठा लो कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर ये इंटीग्रेशन, ये 1 बटा बी बटा इतने की वैल्यू साइन अल्फा है तो यहां पर हो जाएगा साइन अल्फा और ये क्या है कॉस थीटा प्लस
ये क्या है, ये बटा इतना, इसकी वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, तो यहाँ पर कॉस अल्फा हो जाएगी, और इंडो बगल में साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बाहर क्या है डी थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी इंटीग्रेशन, एक बटा साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का बन गया फार्मूला। तो साइन ए प्लस बी के फार्मूले पे इसको हम तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस थीटा, और बाकी नीचे क्या है, नीचे है रूट में ये स्क्वायर प्लस, अच्छा ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, 1 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो देखो ध्यान से अच्छा यहाँ पर डी थीटा है तो यहाँ पर डी थीटा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 साइन, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक, तो ये हो गया कोसेक, और ब्रैकेट में क्या है अल्फा प्लस थीटा, और बाहर है डी थीटा। 1 रूट में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा, अगर मान लो कोसेक, सिंपल सी बात है, अगर मैं कह दूं कोसेक एक्स और इसका अगर समाकलन करना हो, समाकलन का फॉर्मूला होता है लॉग मॉड में कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, तो ये फॉर्मूला होता है। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से मालूम होगा, नहीं मालूम है तो इसको नोट कर लो, ठीक है। अगर सेक एक्स का समाकलन किया जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लेकिन अगर कॉसेक का किया जाएगा तो यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अगर आपको ये दो फॉर्मूला नहीं मालूम है, दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लो, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कॉसेक बना है, लेकिन अगर यहाँ पर कॉस होता तो सेक बन जाता, तो दोनों में से कुछ भी यहाँ पे बन सकता है, जो भी बनेगा आप उस फॉर्मूले को आसानी से लगा सकते हो, लेकिन ये तभी कर सकते हो यार जब आपको फॉर्मूला मालूम होगा तभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है लॉग, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग, ठीक है। फिर यहाँ पर मॉड cos x इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक एक्स माने ये जो पूरा है यही अल्फा प्लस थीटा, फिर माइनस, ठीक है, माइनस कॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स माने यही जो है अल्फा प्लस थीटा। बंद कर लो इसको, और बंद करने के बाद फिर क्या करो, ये जो लिखा हुआ है ये इसको ढको, ये जो अल्फा प्लस थीटा है इसका अवकलन करो थीटा यहाँ पे, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका करोगे तो एक ही आएगा, भाग करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। बस हो गया, और प्लस से जोड़ दो, इसके बाद हो गया आंसर। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा तो खुद से माना गया है ना, तो बिल्कुल यार अल्फा खुद से माना गया है। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन की वैल्यू इतना माने हो, कॉस की वैल्यू इतना माने हो, तो साइन और कॉस का भाग करोगे तो टेन अल्फा की वैल्यू निकाल लो। टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो इतना हो गया, आप कहोगे चूंकि टेन अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, भाग करोगे तो साइन इसमें भाग करोगे इसका, तो इसमें जब इसका भाग करोगे नीचे नीचे वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा v बटा ए, और अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा टेन इनवर्स b बटा ए। देखो वैसे हमारे मन में ना एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, फिर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अल्फा की वैल्यू तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको जब साइन और कॉस दोनों होता है ना, तो जो मेन हीरो होता है वो होता है टेन। यहाँ पे साइन भी था और यहाँ पर कॉस भी था, तो मेन रूट टेन था, तो मैंने टेन का मान निकाला। अब टेन में जो अल्फा का मान आया वही अल्फा की वैल्यू ये है, तो कह सकते हो चूंकि अल्फा की वैल्यू इतनी है, बस हो गया आंसर, यही हमारा इतना आंसर हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं चूंकि अल्फा की वैल्यू इतनी है, बस। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। अब कुछ टाइप के क्वेश्चन और है जिसको हम लेते हैं और आपको बताते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप कैसे लगाओगे, ठीक है। तो आई होप कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बाजोगे नहीं, उसको आप बहुत ही आराम से लगा ले जाओगे, ठीक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उन सारे क्वेश्चनों को आपको कैसे लगाना है देख लो। अब अगले टाइप के जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यार आते हैं, और 1-2 नंबर के नहीं बल्कि अच्छे खासे नंबर के आते हैं, 4-4, 5-5 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साइन 2x और बटा ये है a cos स्क्वायर x
प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो इसके पहले हम लोगों ने जो टाइप देखा वो टाइप तो इंपॉर्टेंट था, जब भी उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम वैसे ही लगाएंगे। लेकिन अगर उस टाइप से हटके अगर कोई क्वेश्चन और आ रहा है तो उसको कैसे लगाओगे? सिंपली यार उसको लगाने का बिल्कुल अच्छा तरीका है कि जो कोस स्क्वायर होता है उसी से भाग कर दिया करो, क्योंकि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो हमेशा कोस स्क्वायर से भाग कर दोगे। इसके अगले टाइप वाला जो क्वेश्चन बताएंगे वैसे भी जब क्वेश्चन आएंगे तो कोस स्क्वायर से भाग करके ये लगाओगे। तो कैसे लगाओगे? तो देखो समाकलन करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पर dx कर दो, एक स्टेप सॉल्व करो। तो साइन 2x को मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसका फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करो तो इसमें भाग करोगे कॉस स्क्वायर एक्स से, मैं यहां पे करके आपको दिखाता हूं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करोगे जब तो एक कॉस से एक कॉस कटेगा और 2 sin x, नीचे कॉस बचा हुआ है, sin cos tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan x और बटा cos स्क्वायर x से भाग करोगे तो इसमें जब भाग करोगे तो बचेगा a और ये वाला पूरा गायब हो जाएगा। इसमें भाग करोगे तो ये v हो जाएगा, cos sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर से भाग करोगे तो sin बटा cos क्या होगा? tan हो जाएगा। अब चूंकि sin भी स्क्वायर है cos भी स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये हो गया v tan स्क्वायर x। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यार क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि इसके बाद क्या करना है। तो इतना हो गया। इसके बाद ये जो नीचे वाला दिख रहा है इस पूरे नीचे वाले को हमको बराबर टी मान लेना है, और जैसे नीचे वाले को हम बराबर टी मानेंगे अपने आप क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे वाला है कहोगे माना, क्या माना? ये जो नीचे वाला है a प्लस बी tan स्क्वायर x बराबर टी मान लो। यहाँ पर dx है, x के सापेक्ष करोगे अवकलन तो इस ये संख्या है, अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 गायब हो जाएगा, v कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x का अवकलन क्या होता है? आई होप कि आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि tan स्क्वायर x का अवकलन क्या होता है, या हमको लग रहा है कि नहीं मालूम होगा कि tan स्क्वायर x का अवकलन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि tan स्क्वायर x का अगर अवकलन करना है तो पहले एक स्टेप आगे, अच्छा a इसका तो 0 हो जाएगा, b अरे अवकलन कर रहे हो महाराज, तो x के पावर n का बन जाएगा फॉर्मूला n x n माइनस 1, तो 2 फिर x माने tan, फिर 2 से घटाओगे 1 हो जाएगा, फिर इस 2 को ढोगे tan x और tan x का करोगे अवकलन, तो tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x और t का अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो dt अपॉन dx आएगा। ऐसा करने का मेरे उद्देश्य dx का मान निकालना है, तो dx का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा dt और बटा ये पूरा वाला नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसके बाद फिर इंटीग्रेशन, ऊपर है 2 tan x, इस नीचे वाले पूरे की वैल्यू t माने हो तो यहाँ पर t हो गया, dx की वैल्यू ये पूरा है तो dx के स्थान पे ये पूरा रखोगे तो ये हो गया dt बटा 2v tan x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x से tan x कट गया, 2 से 2 कट गया, फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या है 1/t है और ये 1/sec स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर। यहाँ पर क्या है x है, क्या sec स्क्वायर x है, क्या बात कर रहा हूँ, ओह राइट, sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x हो गया और ये क्या हो गया? ये हो गया dt। अब ये जो sec स्क्वायर x है यहाँ पे हमको sec स्क्वायर x गायब करना है और यहाँ पे dt है तो इसको हमको t के पदों में चेंज करना है। तो t के पदों में चेंज करने का सिंपल तरीका है, देखो इंटीग्रेशन 1/ ये है t, sec स्क्वायर x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x और ये हो गया dt। यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालोगे तो tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया t, ये उधर जाएगा तो माइनस ये और बटा क्या हो जाएगा v, तो t माइनस ये बटा v।
तो इस टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पे सीधे रखो टी माइनस ए बटा बी, टी माइनस ए बटा बी, ठीक है। इसके बाद इसको सही से सॉल्व करो। अच्छा, नीचे बी बचा हुआ है तो यहाँ पे बी बचा है तो बी को यहाँ पर लिख दो, ठीक है। एक स्टेप आगे जब बढ़ोगे तो इंटीग्रेशन, नीचे क्या है वीटी है तो वीटी को रहने दो, बटा एक करके एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा बी आ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा तो बी हो गया, ये प्लस टी माइनस ये, ठीक है। और यहाँ पर डी टी है, देखो बी से बी कट गया, फिर इंटीग्रेशन 1/, ये है टी और ये है बी, फिर लिखो माइनस ये और फिर लिखो प्लस डी, और ये है डी टी। अब यहाँ पर देखो ये की ये है और ये की है, दो लोग आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब भी दो लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि जब दो लोग मल्टीप्लाई करें तो इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। आंशिक भिन्नों में तोड़ने के बाद फिर जो वैल्यू आएगा उठा के यहाँ पर रख देना है, उसको समाकलन करना है, उसके बाद जो भी आएगा हो जाएगा आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको अच्छी तरीके से बता ही दिया अभी। 1 प्लस cos x और प्लस sin x dx और यहाँ पर क्या है dx, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन करना है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी नीचे से साइन कॉस इस टाइप के होते हैं ना, पहले तो यार इसको सिंपली सॉल्व करो, सिंपली सॉल्व के जितना इसको सॉल्व हो सके उतना सॉल्व करो। इंटीग्रेशन 1/, ये 1 का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक साइन एक अच्छा रहने दो, एक को वैसे रहने दो, और cos x cos 2x का फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x मैंने sin स्क्वायर x, तो ऐसे cos x है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। sin 2x का फार्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, और ये बाहर क्या है dx, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और एक कॉस पहले से है तो ये डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये प्लस क्या है प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और ये बाहर क्या है dx, तो बाहर कर दो dx। एक स्टेप और आगे बढ़ो तो 1/2 यहाँ पर है 2 कॉमन हो जाएगा, कॉस कॉस दोनों में है कॉस कॉमन हो जाएगा, cos x बाई 2 कॉमन हो जाएगा। फिर क्या बचा, यहाँ पर बचा cos x बाई 2, यहाँ पे cos कॉमन है तो ये हो जाएगा sin x बाई 2, और ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पर dx है तो ये हो गया dx। आई होप कि इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब फिर क्या करना है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको जैसे ये है ना, इसको ऐसे ही रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया कि जब भी इसे cos स्क्वायर साइन स्क्वायर जब नीचे है तो क्या करो cos स्क्वायर x से भाग कर दिया करो। तो बिल्कुल इसको cos स्क्वायर x से भाग करोगे, और जैसे भाग करोगे तो ऊपर 1/cos स्क्वायर और 1/cos स्क्वायर, और ऊपर 1/cos बराबर क्या होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर से भाग करोगे तो ये तो पूरा कट ही जाएगा, तो बचेगा 2, cos स्क्वायर x बाई 2 से भाग करोगे तो ये तो कट जाएगा, और एक साइन बटा cos ये हो जाएगा tan, तो ये हो गया 2 tan x बाई 2, और यहाँ पे dx। अब यार जो नीचे वाला है ना इसको बराबर t मान लो, और t जैसे मानोगे हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। 2 प्लस 2 tan x बाई 2 बराबर t, 2 का अवकलन करोगे 0 हो जाएगा। फिर ये 2 tan x का करोगे अवकलन तो ये हो जाएगा, tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2, tan को उठाओगे x बाई 2 का अवकलन करोगे तो आएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, और t का करोगे तो हो जाएगा dt अपान क्या dx। जब भी ऐसा करते हो तो dx का मान निकाल लेते हो, dx यहाँ जाएगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर dt है तो dt हो गया, और ये sec स्क्वायर नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे एक स्टेप, तो आगे कैसे जाओगे, sec स्क्वायर x इसको ऐसे रहने दो, sec स्क्वायर x बाई 2 रहने दो, बटा नीचे
पूरी की वैल्यू क्या माने हो, इस पूरी की वैल्यू टी माने हो, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा टी, और गुणे dx की वैल्यू क्या है, तो dx की वैल्यू निकाले हो dt बटा सेक स्क्वायर x/2। इस पूरे से ये पूरा कट गया, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया यार। t और ये हो गया dt, 1/t बराबर फॉर्मूला होता है log t, और t की वैल्यू जो मान उठा के यहाँ पे रख दो, प्लस c जोड़ दो, इसके बाद जो भी आएगा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यार बस इस तरह हम लोगों ने समाकलन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, नॉर्मली जो सिंपल क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। और ये सेकंड वाला वीडियो और उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फर्स्ट वाले में पूरा एकदम बेस बताया गया था। ठीक है, तो यार देखो मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप सारे सीरीज की वीडियो देखते हो तो इससे आपका क्या प्रॉफिट है, क्योंकि यार मैं तो हर सीरीज में हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है, पर जानते ही हो कि अगर आप सारे सीरीज को पढ़ के जाते हो तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है। जैसे मान लो छठा क्वेश्चन है तो उसमें 2 क्वेश्चन आता है, एक ही करना है। तो मान लो एक किसी और चैप्टर से, एक किसी और चैप्टर से, तो आपको दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप किसी एक को लगा सकते हैं, दोनों में से तो आपको एक तो आते ही होंगे सवाल। तो बिल्कुल अगर आप सारे सीरीज को पढ़ लोगे तो आपको वो दोनों लगा ले जाओगे, फिर दोनों में से जो आपको आसान लगेगा उसको आपको लगा देना है, जो टफ लगेगा उसको छोड़ देना है। अब समाकलन को कोई जरूरी नहीं कि अगर आप पूरा नहीं पढ़े हो अभी तक, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरा समाकलन खंगारना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बस देखो यार जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है उसको लगाने का प्रयास करो। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे। मैंने जितने भी सीरीज की वीडियो उसको बार बार देखना है और देख के बोर्ड एग्जाम में जाके बैठ जाना है यार। आई फुल गारंटी कि कुछ नहीं पढ़ा यार तो तू ला सकता है 80 नंबर 70 नंबर, लेकिन तू पढ़ा है पूरा तो फिर तू अच्छे नंबर ला सकता है। ठीक है, अब बात आती है निश्चित समाकलन की, क्योंकि यार समाकलन में जो अधिकांश क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है निश्चित समाकलन से। तो निश्चित समाकलन का पूरा फंडा अच्छे से हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगला जो वीडियो आएगा ये समाकलन का पार्ट सेकंड वाला वीडियो है, इसके बाद समाकलन का पार्ट थर्ड वाला वीडियो आएगा, और उस वीडियो में निश्चित समाकलन के जो बेसिक फंडे उसको क्लियर किया जाएगा। समाकलन और निश्चित समाकलन के सारे फंडे क्लियर किया जाएगा, और सारे फंडे क्लियर करने के बाद जितने भी क्वेश्चन निश्चित समाकलन से आते हैं, वैसे निश्चित समाकलन से बहुत क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यार निश्चित समाकलन पढ़ना बहुत ही मस्त है। ठीक है, तो निश्चित समाकलन के जो सारे फंडे हैं उसको मैं क्लियर करूंगा अगले वीडियो में। क्लियर करने के बाद जो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बताओ ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12 मैथमेटिक्स से लेकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका भी बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, और यार हमारे इस नए चैनल पे अगर आप लोग आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।